See, I'm seeing it from the periodic table. Germanium has an atomic number of 32, mass number is 68. अच्छा जी, the germanium isotope is medically useful because it undergoes natural radioactive process to give an isotope of a different element. ठीक है, ये देखो क्वेश्चंस का फैशन है कि वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे हमने लिवरमोरियम का और ना वो क्वेश्चन किया था, तो उसमें देखा था कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ पे भी बट ये तो इट इज मेडिकली यूजफुल बिकॉज इट अंडरगोज नेचुरल रेडियोएक्टिव प्रोसेस टू गिव एन आइसोटोप ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब जर्मेनियम रेडियोएक्टिव क्या होता है, रेडियोएक्टिविटी, you guys must have studied that in O level physics, that radioactive atom emits radiation alpha, beta and gamma, and in doing so its nucleus disintegrates। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में कमी या ज्यादती हो जाती है। अच्छा, अब क्या होता है कि वो कह रहा है कि जर्मेनियम डिसइंटीग्रेट हुआ है और उसने कोई एक और आइसोटोप डिफरेंट एलिमेंट बना दिया। वो डिफरेंट एलिमेंट कह रहा है, इट मींस इट्स एटॉमिक नंबर मस्ट बी डिफरेंट। हमने जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर देखा, दैट इज 32। ये जो X बनेगा इसका एटॉमिक नंबर 32 नहीं हो सकता बिकॉज इट इज सेइंग कि वो आइसोटोप है ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, राइट? यू गाइस एग्री? अच्छा, which can be used to detect tumors। अब इस इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं है। This transformation यहाँ से of germanium 68 occurs when an electron enters a nucleus and changes a proton into a neutron। तो एक प्रोटॉन को उसने न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया है, तो जर्मेनियम का एक प्रोटॉन कम हो जाएगा ना, तो जो X बना है उसके पास अब कितने प्रोटॉन्स रह जाएंगे? 31 and that proton has been converted into neutron। मतलब इसके एक इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रोटॉन कम हुआ है, वो कम होके किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रॉन में। तो अभी इसके पास देखो न्यूट्रॉन्स कितने थे, 68 माइनस 32 करके हम इसके न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं ना। तो इसके न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? अभी कितने थे जर्मेनियम के पास? वो थे 36 न्यूट्रॉन्स। लेकिन जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है तो जो एलिमेंट X है उसके बाद न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 37, क्योंकि जर्मेनियम का एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है ना जब X बना है, तो न्यूट्रॉन 37 हो जाएंगे। तो X का मास नंबर क्या होगा? मास नंबर X का न्यूक्लियन नंबर कैसे निकालोगे? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो 31 है इसके और न्यूट्रॉन 37 हो गए, तो इसका मास नंबर बन जाएगा 31 प्लस 37, दैट वुड बी 68। तो मास नंबर वुड स्टे सेम, देखिए मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के बनता है। प्रोटॉन कम हुआ है लेकिन साथ में न्यूट्रॉन बढ़ भी तो गया, इसलिए मास नंबर इज स्टेइंग 68। तो X का इसलिए मास नंबर 68 ही लिखा हुआ है। अब वो पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करेगा कि X के क्या है, कौन सी सही है? तो इट हैज 37 न्यूट्रॉन्स। सी इज आवर क्लियर कट आंसर। ठीक है, समझ आई सबको? सर एक दफा फिर से रिपीट कर सकते हैं आप? बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि जो हमारे पास जर्मेनियम का आइसोटोप है दैट इज रेडियो एक्टिव, और वो रेडिएशन इमिट करने के बाद दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया है X में। अब दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। पहले जर्मेनियम कह रहा था ना, G इज द सिंबल फॉर जर्मेनियम, यू कैन आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द periodic टेबल। तो उसका एटॉमिक नंबर 32 था, मास नंबर 68 था, और इसके पास जो न्यूट्रॉन्स आ रहे थे वो आ रहे थे 68 माइनस 32, डेट इज 36। वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आके इस पे हिट करा और इसका एक प्रोटॉन कम हो गया, ये कह रहे हैं ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जर्मेनियम occurs when an electron enters the nucleus and changes a proton into a neutron।
तो एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो प्रोटॉन हो जाएंगे 31। सही है। और वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है ना, तो न्यूट्रॉन इसका एक बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 37। तो मास नंबर तो अभी भी 68 ही बनेगा। यहाँ तक बात समझ आई? जी सर। यस सर। तो न्यूट्रॉन तो 37 है बेटा। अगर ये क्वेश्चन की वर्डिंग समझ आ गई, लैंग्वेज समझ आ गई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो अंदर गया, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है ना, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसके मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सी तो इसका आंसर है। लेकिन ए और बी, डी क्यों गलत है? क्योंकि प्रोटॉन नंबर एक्स का 31 है, 32 नहीं है। तो डी तो क्लियर कट, डी भी गलत है। बट ए और बी क्यों गलत है वो आइडेंटिफाई करो। देखो, ए में कह रहा है इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर पी ऑर्बिटल्स। तो जर्मेनियम इज इन ग्रुप 4, सॉरी ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म होती है? P2 पे। लेकिन जर्मेनियम जब डिसइंटीग्रेट हुआ है तो एक्स बन गया, और एक्स का एटॉमिक नंबर है 31। तो 31 किसका नाम? गैलियम। मतलब गैलियम की बात चल रही है ये। तो गैलियम की ग्रुप 13 में, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म होगी? P1 पे। मतलब इसका जो आउटर ऑर्बिटल होगा वो P1 पे खत्म हो रहा होगा। और गैलियम जो है वो P84 में, तो 4p1 पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी। यहाँ तक बात समझ आती है ना? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4p1 पे खत्म होगी। तो p में, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है ना। और वो कह रहा है कि इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर p ऑर्बिटल। तो आउटर p ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, 4 नहीं है, इसलिए ये गलत है। समझ आई बात? ओके सर। बी क्यों गलत है? इट हैज 13 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। अब आउटर शेल, ये जो गैलियम बन गया, एक्स जो है गैलियम है। अब ये आपको एग्जाम में बैठ के तो नहीं करना कि ए और बी क्यों गलत है। यहाँ पे तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे किसी भी क्वेश्चन से। सही है। तो इट हैज 13 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। तो इसका आउटर शेल बता सकते हो? आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये खत्म हो रहा है 4p1 पे। फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम शेल के पास p से पहले क्या क्या होगा? 4s भी तो होगा ना, फिर 4p आएगा। 4p पे खत्म हो गया है, मतलब फिर मैं 4d को नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वह 4p पे खत्म हो गया है। तो आउटर शेल 4s और 4p से मिलके बन रहा है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हुए हैं, तभी तो p पे पहुंचे हो। तो फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3। 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसने कितना लिखा हुआ है? 13 लिखा हुआ है। गलत। सही। यस सर। आई समझ बात? यस सर। यस सर। यस सर। सही है। इस तरह से देखना है हमें। प्रिपरेशन करते वक्त सारे ऑप्शन एनालाइज करो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा बन जाएगा। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन 10 आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो। आंसर बताओ जल्दी से इसका। डी। डी। सर इसका आंसर डी था। डी था ना, एक करा हुआ है हमने। निकिल 2 पॉजिटिव आइन है। निकिल की एटॉमिक नंबर 28 प्रोडक्ट टेबल से देख सकते हो। दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s फिल पहले होगा लेकिन लिखेंगे बाद में ना, 4s2, और ये बनता है 3d8। जब लेकिन निकिल 2 पॉजिटिव आइन बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी लेवल है उसमें से पहले निकालोगे ना, तो 4s2 से पहले निकलेंगे। तो निकिल आइन जब बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी? 3d8 तक। अच्छा जी, क्वेश्चन 11 क्या था? आंसर बता दो जल्दी से। नहीं सर, नहीं किया था। बता दो। अच्छा, आंसर आयनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ लिया था ना। यस सर। ठीक है। इट इज सेइंग X इज एन एलिमेंट दैट हैज इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम शेल। मतलब वो फोर्थ पीरियड का है, इससे ये पता चल रहा है।
a higher first ionization energy than calcium. सही है। तो आइडेंटिटी ऑफ आपको एक्स बतानी है। वो कह रहा है कि क्या एक्स ब्रोमीन हो सकता है? तो क्या ब्रोमीन, पहले तो देखो फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम पीरियड, और क्या इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम से ज्यादा होगी? देखो कैल्शियम भी फोर्थ पीरियड में, ब्रोमीन भी फोर्थ पीरियड में, और अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं? सर हम डेटा बुकलेट में भी तो देख सकते हैं। डेटा बुकलेट में बेटा सबकी नहीं दी हुई होती, और डेटा बुकलेट में देखोगे तो आप सारी वैल्यूज चेक कर रहे होगे। अगर दी हुई भी है ना लेट्स से इन तीनों एलिमेंट की, तो आपके लिए काम बहुत लंबा हो जाएगा। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेटा बुकलेट तो अब मिलेगी ही नहीं, आपको सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस के साथ डेटा लिखा हुआ होगा जिसमें डेटा बुकलेट से देखना पड़ सकता है। इस क्वेश्चन में डेटा बुकलेट से बगैर देखे करना है आपको, तो इसके साथ डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है सर आप क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं? मेरा कनेक्शन थोड़ी देर के लिए चला गया था। देखो क्वेश्चन ये है, X is an element that has its outer electrons to the fourth principal quantum shell, मतलब वो फोर्थ पीरियड में, और साथ में वो कह रहा है हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन कैल्शियम। सही है। ठीक है। तो हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन कैल्शियम, तो मतलब या तो वो कैल्शियम से ऊपर वाले पीरियड में होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है ना। इट मींस या तो वो कैल्शियम से ऊपर वाले ग्रुप में, या फिर वो अक्रॉस द पीरियड, मतलब उसी पीरियड में लेकिन कैल्शियम से आगे, मतलब वो ग्रुप 13 का नहीं हो सकता, क्योंकि कैल्शियम ग्रुप 2 से ग्रुप 13 पे जाते हैं तो देयर इज अ डिप। तो ब्रोमीन की बात कर रहा है वो, तो ब्रोमीन जो है क्या उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम से ज्यादा होगी? होगी ना, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जी इज फर्दर अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम कैल्शियम इन द फोर्थ पीरियड, तो ब्रोमीन मस्ट हैव अ हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देखो अक्रॉस द पीरियड हमने जो ट्रेंड पढ़ा था फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, कि पहले पोटेशियम आएगा देन कैल्शियम, अच्छा कैल्शियम के बाद हम डायरेक्ट ग्रुप 13 पे जंप करेंगे, बीच में डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं हम। उसके बाद गैलियम आएगा, तो गैलियम will have a lower first ionization energy than calcium because electron to be removed from gallium is in 3p instead of 4p insteड ऑफ 4s, तो इट एक्सपीरियंसेस ग्रेटर शील्डिंग। लेकिन फिर आगे चलेंगे तो जर्मेनियम उसकी हायर होगी, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक उसकी ज्यादा हायर होगी, उसके बाद आर्सेनिक और सेलेनियम में भी डिप आएगा, क्योंकि ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में जो डिप आता है वो स्पिन पेयर रिपल्जन की वजह से आता है। तो उसके बाद ब्रोमीन आएगा, तो ब्रोमीन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम से तो ज्यादा है, ये तो कंफर्म है, राइट? जी सर। तो मतलब ये ब्रोमीन, और ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का भी है, वो कह रहा है कि फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम शेल है उसके पास। इट मींस कि ब्रोमीन तो सही है आंसर, ब्रोमीन वाली स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 को देखना है, क्रिप्टॉन। अब क्रिप्टॉन जो है वो भी आपका क्या कहते हैं फोर्थ पीरियड में ही है, फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम शेल में ही है, और ब्रोमीन की भी बात है, मतलब क्रिप्टॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ब्रोमीन से भी ज्यादा होगी, तो कैल्शियम से तो ज्यादा होगी ना, तो यस सर। क्रिप्टॉन भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर जिनॉन है, सर जिनॉन नहीं होगा क्योंकि जिनॉन वो जिनॉन नहीं होगा, जो उसके है वो 5 पीरियड 4 का नहीं है, वो पीरियड 5 का है। जी हाँ उसकी उसके बाद फिफ्थ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 5 प्रिंसिपल क्वांटम शेल होंगे, तो जिनॉन तो वैसे भी नहीं होना। ओके सर। ठीक है, तो सी 1 और 2 होंगे, 3 नहीं होगा। जब 1 और 2 आंसर सही होता तो हम बी लिखते थे उसको। आई ओके बात सर। समझ? यस सर। चलो क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में कह रहा है विच ऑफ द एलिमेंट सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन, पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं, हैज अ लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन द प्रीसीडिंग एलिमेंट, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले वाला, conducts electricity and has a lower atomic radius than the preceding element, preceding element again पहला वाला। अब conducts electricity मतलब वो क्या होगा? मेटल होगा ना,
Should be a मतलब सोडियम हो metal. जी No, I was just saying it should be a metal. yes it should be a metal. तो either it should be sodium, magnesium or aluminium. मतलब it cannot be silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. They do not conduct electricity. तो सल्फर और फॉस्फोरस तो हटा दो, दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए. Now you have to check that it has a lower first ionization energy than its preceding element. अब this is period 3 elements. We know the trends of ionization energy of period 3. जो period 3 का trend होता है वो period 4 का ही होता है, period 2 का भी वही होता है, अभी बना के देखा. तो इसमें सोडियम पहले आता है, सोडियम, then we have magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. सर This is फिर the ये trend एल्यूमिनियम for हो गया ना? ionization energy. ठीक है. अब वो कह रहा है कि हैज अ लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन द प्रीसीडिंग एलिमेंट, मतलब पीछे वाले एलिमेंट से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लोअर होगी. तो ऐसे तो दो ही एलिमेंट हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी उनके पीछे वाले से कम है, एक सल्फर है और एक एल्यूमिनियम है पीरियड 3 में. ऐसा ही है ना, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम है, लेकिन बाकी सिलिकॉन की एल्यूमिनियम से ज्यादा है, फास्फोरस की सिलिकॉन से ज्यादा है, उसके पीछे वाले से ज्यादा है. और एक सल्फर है. सल्फर तो हमने वैसे ही रिमूव कर दिया क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, सल्फर को हम देखेंगे ही नहीं. तो बचा कि एल्यूमिनियम ही बचा ना. प्रीसीड मतलब पहला वाला. सही है भाई. और थर्ड ऑप्शन तो मैंने देखा ही नहीं, लेकिन थर्ड ऑप्शन भी देखो तो और कंफर्म हो जाएगा आंसर. थर्ड ऑप्शन में कह रहा है एज अ लोअर एटॉमिक रेडियस इन द प्रीसीडिंग एलिमेंट. तो एटॉमिक रेडियस तो अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होते हैं ना, ऐसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. और एटॉमिक रेडियस में हम आर्गन को इंक्लूड नहीं करते. रीजन हमने डिस्कस किया था, क्यों? क्योंकि उसका रेडियस मेजर करने का तरीका ही गलत है. ठीक है जी. यस सर. तो हमारे पास आंसर एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस उसके पीछे वाले से कम ही है. गॉट इट. आगे बढ़े. यस सर. क्वेश्चन 13. Which statement about orbitals in a krypton atom are correct? krypton का periodic table देखो तो krypton is in group 18 and period 4 और 36 इसका atomic number है. ठीक है. period 4 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म होगी, खत्म कहाँ होगी, बस ये देख लो. period 4 में तो 4 और ग्रुप 18 में तो ग्रुप 18 खत्म होते हैं P6 पे. अभी ये याद रखना है आपको, ऑर्डर में P1 P2 P3 P4 P5 ये खत्म होगी 4P6 पे. और एटॉमिक नंबर है 36. तो इसके बाद 36 इलेक्ट्रॉन है. क्रिप्टॉन इज एंडिंग एट 4P6 और एटॉमिक नंबर है 36. Sir, I didn't understand the previous question. इस 12th वन क्या समझ नहीं आया? Sir, it's how is it aluminum? I mean, when we see aluminums before magnesium has like a lower atomic radii. But if we see magnesium too, before magnesium, sodium would also have a smaller atomic radii, and along with Yes. ionization, I don't understand. Yes, but magnesium does not have a lower first ionization energy than sodium. तो मैग्नीशियम को प्रीसीड कौन कर रहा है? प्रीसीड मतलब जो पीछे है, प्री होता है ना पीछे वाला, प्रीसीडिंग. तो मैग्नीशियम इज प्रीसीडेड बाय सोडियम. तो मैग्नीशियम्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज नॉट लेस देन सोडियम. इट इज सेइंग एज अ लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन द प्रीसीडिंग एलिमेंट, मतलब पीछे वाले से कम हो आयनाइजेशन एनर्जी. तो मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस तो कम है, ये बात तो सही है, बट लेकिन दोनों बातें तो सही नहीं है ना. एटॉमिक रेडियस कम है सोडियम से, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी कम नहीं है ना सोडियम से, मैग्नीशियम की. Okay, miss. Sir. ठीक है. चलो. Okay, sir. गॉट इट. आगे क्रिप्टॉन. अच्छा हम क्वेश्चन 13 कर रहे थे. क्वेश्चन 13 में कह रहा है which statement about the orbitals in a krypton are correct? The 1s and 2s orbitals have the same energy as each other but different sizes.
Are 1s and 2s at the same energy level? 1s No, sir. are at a lower energy level ना, and 2s are at a high energy level. तो क्या ये सेम एनर्जी लेवल पे हो सकते हैं? नेवर. नहीं. ठीक है. What about statement 2? The third energy level has 3 subshells and 9 orbitals. क्रिप्टॉन हो चाहे कोई भी एटम हो, उसके थर्ड एनर्जी लेवल जो होता है उसमें 3s भी आएगा. देखो 4p 6 पे खत्म हो रहा है, तो मतलब 3s भी आया होगा, 3p भी आया है, और इसमें 3d भी आया है. 3d से पहले लेकिन 4s आ गया होगा, और फिर 4p आया है. तो जो थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल है उसमें 3s 3p 3d 3 सब शेल होते हैं. 3s के पास एक ऑर्बिटल होता है, 3ps 3 ऑर्बिटल्स एंड 3ds 5 ऑर्बिटल्स. तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो 2 + 6 + 10 कितने हुए? 18. अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे, सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे. इट हैज 9. डज इट हैव 9 ऑर्बिटल्स? Yes, sir. Yes, sir. 5 6 7 8 9. यस, 9 ऑर्बिटल्स हैं थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल में. किसी भी एटम के थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल में 9 ऑर्बिटल्स होते हैं. 2 सही है. थर्ड Sir, स्टेटमेंट, C आंसर होगा. तो जी. C और 3. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द 3d सबशेल हैज 5 ऑर्बिटल्स. 3d सबशेल जो है उसके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं. ये बात सही है, हर 3d के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. that have the same energy as each other in an isolated atom. मतलब all of the orbitals of 3d subshell are always at the same energy level. Similarly, all of the orbitals of 3p are always at the same energy level. 3p के सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, 3d के सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे होंगे. सही है, तो ये बात भी सही है. जी. सर पर अगर ये 1s के बारे में पूछते तो फिर क्या 1s भी सारे एटम्स में एक ही एनर्जी लेवल पे होते हैं? 1s के, अगर 1s के पास होता ही एक ऑर्बिटल है ना, वो ऑर्बिटल्स के बारे में पूछ रहा है. तो 1s के पास एक होता ही एक ऑर्बिटल है, तो या 2s के पास भी, s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है ना, s सबशेल के पास. यस सर. तो ये 3d के पास देखो, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम शेल के पास एक ही s होगा. इसी तरह सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल के पास एक ही s होगा, एक p होगा और एक d होगा. 2 के बाद 2 s ना थोड़ी ना है, तो मैं आपस में जो कंपेयर करूंगा. ठीक है. ठीक है. Sir? जी. Sir, if the statement didn't mention isolated atom, it would have been still correct, right? हाँ, that would have been correct. अगर वो isolated, देखो thing is के what happens when atoms bonded together, actually krypton तो bonding करता भी नहीं है ना, but sometimes you'll study it in A2 ना, अभी नहीं पढ़ोगे. Sometimes when transition metals they make bonding, so what happens कि उनका जो d सबशेल होता है ना, उसमें 5 ऑर्बिटल जो होते हैं they split into different energy levels. ठीक है, तो वो उस चीज को कंसिडर करते हुए उसने कहा है कि आइसोलेटेड एटम है. बट अगेन राइट नाउ आपको ये इन्फॉर्मेशन तो समझ नहीं आएगी, बट अगर आइसोलेटेड लिखा हुआ हो चाहे ना लिखा हुआ हो, आपके लिए 3d सबशेल के सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे ही होंगे. वो कभी पूछेगा ही नहीं कि Okay, sir, बॉन्डिंग thank की हुई है. आइसोलेटेड मतलब बॉन्डेड नहीं है, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, किसी के साथ उसने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किए हुए, शेयरिंग नहीं की हुई. इसका मतलब ये होता है आइसोलेटेड का, अकेला है. Okay, sir. ओके. चलो भाई, क्वेश्चन 4 वेरी इंटरेस्टिंग. बताओगे आंसर?
सर ए आ रहा है। ए आ रहा है। Yes. ओके A. सर किस तरह से करना है मुझे नहीं समझ आ रहा। It's a covalent देखो भाई, compound. चलो इसमें कह रहा है द रिलेटिव फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4 एलिमेंट्स विद कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, मतलब सीरीज में, लाइन से। बिलो 20 as shown, बिलो 20 मतलब कैल्शियम से पहले पहले। वन ऑफ द एलिमेंट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड। अब ग्राफ देखो, ग्राफ में एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, वाई एक्सिस पे दिया हुआ है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो, अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज का ट्रेंड देखते हैं तो हमने तो बेटा सोडियम से स्टार्ट किया है, या लिथियम से स्टार्ट करेंगे, मतलब ग्रुप 1 के उससे स्टार्ट करते हैं ना, ग्रुप 1 के एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से अगर मैं पीरियड 3 एज एन एग्जांपल लेके करूं तो हमारा ट्रेंड ये है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। हमारा ट्रेंड तो ये है। लेकिन ये जो आयनाइजेशन है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, अब जरा ये सुनो। ये जो मैंने ट्रेंड बनाया है ना, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज अक्रॉस द पीरियड बनाया है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, आर्गन के बाद अगर मैं और आगे चलूं कंसेक्यूटिवली, आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18। अगर मैं आगे जाऊं तो मुझे फिर क्या चेंज करना पड़ेगा, अपना पीरियड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आर्गन पे तो खत्म हो जाता है ना ग्रुप 18 तक, 18 के आगे तो ग्रुप होते ही नहीं है। तो जब मैं पोटेशियम पे जाऊंगा, आर्गन के बाद, आर्गन इज इन पीरियड 3, नाउ वी हैव टू मूव टू पीरियड 4। तो जो पोटेशियम है, देखो आर्गन तक, आर्गन के जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3 शेल्स। लेकिन पोटेशियम के नंबर ऑफ शेल्स कितने होते हैं, 4 शेल्स। तो पोटेशियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो आर्गन से बहुत कम होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पोटेशियम हैज 4 शेल्स, इट्स आउटर शेल इज इन द 4th शेल, सो इट एक्सपीरियंसेस ग्रेटर शील्डिंग। जब शेल चेंज कर रहे हो, शेल बढ़ गया है, पीरियड चेंज होगा ना, तो जो पोटेशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी एज कंपेयर टू आर्गन विल बी मच लोअर। इनफैक्ट इट वुड बी लोअर देन सोडियम। चाहो तो डाटा बुकलेट में भी देख सकते हो इनकी वैल्यूज। तो जब भी पीरियड चेंज होगा तो आर्गन ग्रुप 18 का एलिमेंट और ग्रुप 1 का एलिमेंट, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। अब आगे चलो, इसके पोटेशियम के बाद आपके पास कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम के बाद आपका गैलियम आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाली कहानी पे चलेगी। उसके बाद जब आप पीरियड 5 में जाओगे तो अगेन देयर विल बी अ वन बिग चेंज। तो दिस ड्रॉप फ्रॉम आर्गन टू पोटेशियम शोज चेंज इन पीरियड। मतलब जब चेंज इन पीरियड कब होगा, ग्रुप 18 के बाद होगा ना, ग्रुप 18 के बाद आप खत्म हो जाते हैं एलिमेंट, फिर आप नए पीरियड पे जाओगे, दोबारा से स्टार्ट करोगे नीचे से, ग्रुप 1 से। तो ये जो बी है यहाँ पे और जो सी है, इसमें ये ड्रॉप क्या शो कर रहा है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन, ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज नहीं है। इनको सक्सेसिव नहीं समझना कि एक ही एटम के निकाले जा रहे थे, वो अलग था। मतलब जो इन्होंने ट्रेंड शो किया हुआ है ना, वो ये एलिमेंट बी इज ऑफ ग्रुप 18 एंड एलिमेंट सी इज ऑफ ग्रुप 1, सही है। इन्होंने ग्रुप 17 से ऑनवर्ड शो किया हुआ है, ग्रुप 1 से नहीं लिया, ग्रुप 70 से ले लिया, कहीं से भी ले ले। तो ए कौन से ग्रुप का होगा, ग्रुप 17 का, बी ग्रुप 18 का, सी ग्रुप 1 का, और डी फिर कौन से ग्रुप का होगा, ग्रुप 2 का। अब बताओ, ये बात समझ आई है यस सर। सबको? आ गई समझ? बेटा नोट टेकिंग जरूर करना साथ में। सर एक दफा फिर रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो, अगर मैं अक्रॉस द पीरियड चलूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पीरियड 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ,
तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज कंपेयर कर रहे हैं। तो अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज हमेशा इंक्रीज होती हैं। जैसे ये लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन की कम होगी क्योंकि ग्रुप 2 से ग्रुप 13 पे जाते हैं ना, 3s से 3p में चले जाते हैं, तो सॉरी 2s से 2p में चले जाएंगे, s से p में जाएंगे तो शील्डिंग पे फर्क आएगा। फिर ऑक्सीजन और मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ग्रुप 15 से ग्रुप 16 में एक और डिप आता है, सही है। और फिर आपका फ्लोरीन एंड देन नियॉन। तो शील्डिंग इफेक्ट एक दफा रिवाइज करा सकते हैं? देखो शील्डिंग तो ये होती है ना कि अगर मैं बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो दिस इज 1s2 2s2, और बोरॉन की क्या होती है 1s2 2s2 2p1। तो इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव फ्रॉम बोरॉन is in 2p orbital, 2p subshell, and 2p are at the high energy level than 2s, so it experiences greater shielding। तो बोरॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम होगी। इनफैक्ट हर ग्रुप 13 के एलिमेंट के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 के एलिमेंट से कम होगी। अच्छा ठीक है। ठीक है, आप कौन पूछ रहा है ये? इर्तिजा? मैं नबील। नबील, नबील बेटा आपने इनिशियल क्लासेस ली हुई हैं? जी सर, वो फ्राइडे वाली ले रहा हूँ। फ्राइडे वाली ले रहे हो? अच्छा, तो फ्राइडे उसमें हम पढ़ेंगे ये डिटेल में ना अभी। जी सर मुझे पता है सही है। उसमें। अच्छा ठीक है। अच्छा अब अगर मैं ना आगे चलूं, मतलब नियॉन से आगे एटॉमिक नंबर 11 पे आऊं तो सोडियम पे आ जाऊंगा ना। सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जब नियॉन से सोडियम पे आएंगे तो देखो नियॉन से सोडियम में तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि नियॉन के पास 2 प्रिंसिपल क्वांटम शेल हैं, सोडियम के पास 3 प्रिंसिपल क्वांटम शेल हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ते तो शील्डिंग बढ़ती है, तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है ना। तो सोडियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो इतनी कम होगी कि वो लिथियम से भी कम चला जाएगा। फिर मैग्नीशियम, फिर वही वाला ट्रेंड चलेगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, then phosphorus, then sulfur, then chlorine, then argon, like this। तो अगर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ होता है तो उसमें जो इतना बड़ा चेंज आता है ना, दिस रिप्रेजेंट्स पीरियड चेंज। और पीरियड चेंज कब होगा? जब आप ग्रुप 18 के बाद दोबारा ग्रुप 1 में जाओगे नीचे वाले पीरियड में। तो ये ऊपर वाला ग्रुप 18 वाला एलिमेंट होगा हमेशा, नीचे वाला ग्रुप 1 वाला होगा। समझ आ गई बात? उससे पीछे वाला है ग्रुप 17, ठीक है, फिर ग्रुप 16, ग्रुप 15, ग्रुप 14, ग्रुप 13, फिर ग्रुप 2 और ग्रुप 1। सही है ना? वापस आ जाए क्वेश्चन पे। चलो अब ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो एलिमेंट बी है वो ग्रुप 18 है, एलिमेंट सी ग्रुप 1 है, एलिमेंट डी ग्रुप 2 है और एलिमेंट ए ग्रुप 17 है। फिर वो कह रहा था वन ऑफ द एलिमेंट्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कोवेलेंट कंपाउंड विद द फॉर्मूला HX। अब देखो कोवेलेंट कंपाउंड कौन से ग्रुप बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और हाइड्रोजन, ये एलिमेंट जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो कोवेलेंट बनाते हैं। तो सी और डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो मेटल है, मेटल थोड़ी ना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ग्रुप 1 2 का है। ग्रुप 18 क्या है? नोबेल गैस है बेटा, नोबेल गैस थोड़ी ना बॉन्ड बनाता है, आउटर शेल फुल होता है इसका। तो बचा है क्या? ए 17। ग्रुप 17 में जैसे क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है, आयोडीन होता है। तो ये जो बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो 1:1 के रेशियो में HX यही बनेगा ना।
दिस इज ए। ठीक है सर। ठीक, चलें आगे। Yes, यस sir. सर। देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ना अभी तक इसको छोड़ा हुआ था। अब आई थिंक आयनाइजेशन एनर्जीज के इतने क्वेश्चंस के बाद ये किया जा सकता है। इसको पढ़ो पहले, तो आप आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। सर डी आंसर। क्या है? डी? जी सर, मेरा भी डी आ रहा है। Sir, can I do it? Can you give me some time? या श्योर, ठीक है। Sir, I think it's A. ओके, देखो भाई, इस क्वेश्चन में सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज याद है सबको? जी सर। Yes, sir. यस सर। बताओगे क्या होती है? It's when from the outermost shell we're going to be removing electron till we get to the innermost electron. यस। So when there is a big jump in successive ionization energies, it shows the period change. So where there is a big jump in this third and fourth ionization energy, right? आपको big jump कहाँ feel हो रहा है first से fourth तक? Sir, first to second there's a huge jump. Okay. देखो कैलकुलेटर होना पास, अब sometimes it gets really tricky to find the big jump because लगता है हमें जैसे 1980 माइनस 577 करें ना, तो इट्स 1403, फिर 1980 माइनस 2960, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज 980, और फिर 6190 माइनस 2960 दिस इज 3230। तो लार्जेस्ट चेंज, हाईएस्ट चेंज किसमें है? सर ये परसेंटेज के मुताबिक हो गई है? क्या किसके मुताबिक? सॉरी, परसेंट के मुताबिक कितना परसेंट चेंज हुआ है? हाँ मतलब वैल्यू में बिग जंप कौन सी है, सबसे बड़ी चेंज कहाँ पे आया है? बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। जी सर, तो मतलब ये इनर शेल का हुआ ना? मतलब थर्ड शेल के बाद आप इनर शेल पे गए हो ना। ये जो भी एटम है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने गए हो, तो वो फिर इनर शेल पे पहुंचे हो आप। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देयर इज अ बिग जंप, मींस कि इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, राइट? ठीक है सर। सर कैसे यस। पता चला 3 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि देयर इज अ बिग जंप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ना। बिग जंप शोज द चेंज इन शेल, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है, शेल कम हुआ है ना।
ठीक है सर। ठीक है, सबको समझ आई ये बात? अब एक बात बताओ, वो कह रहा है which ion of X is produced by removing an electron from a filled shell। तो क्या लास्ट शेल इसका जो है, आउटर मोस्ट शेल, क्या वो फिल्ड है? फिल्ड का क्या Yes, मतलब sir. होता है कि उसमें टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं। तो क्या किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो सकते हैं? फर्स्ट में 2 हो सकते हैं, रिमेंबर फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम शेल होल्ड्स अप टू 2 जी। इलेक्ट्रॉन, बट सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल holds up to maximum of 8 electrons, third holds up to maximum of 18 electrons। तो ऐसा तो कोई शेल नहीं है जो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ पूरा फिल हुआ हुआ हो। अगर तो ये फर्स्ट होता तो 2 से ज्यादा नहीं होते उसमें, लेकिन इसमें 3 है, मतलब ये सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट तो नहीं है, ये सेकंड, थर्ड या फोर्थ है। सही है। और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप इनर शेल पे गए हो, जब आप इनर शेल पे जाओगे तो इट मींस इनर शेल आपको फील्ड मिलेगा पूरा, क्योंकि वो फील्ड हुआ था तभी तो उसके बाद आउटर एक और शेल आया था, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता ना इनर शेल पूरा फिल ना हो और आप थर्ड शेल पूरा फिल नहीं हुआ लेट से और आप फोर्थ शेल पे पहुंच गए इलेक्ट्रॉन डालने। पहले बेटा फर्स्ट पूरा फिल करोगे, फिर सेकंड पे जाओगे, सेकंड पूरा फिल करोगे, फिर थर्ड पे जाओगे, थर्ड पूरा फिल करोगे, फिर फोर्थ पे जाओगे। ऐसे ही होता है ना, मतलब Yes, कि sir. जो आउटर शेल से सारे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब आप इनर शेल पे जाओगे तो इनर शेल आपको फील्ड मिलेगा। तो वो ये पूछ रहा है कि which ion of X is produced by removing an electron from the filled shell। तो filled shell कौन सा है? ये जो इनर शेल है। और जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को एक निकालोगे तो जो आयन बनेगा उस वक्त उसका चार्ज क्या हो चुका हुआ होगा? देखो आपने पहले आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो चार्ज बन गया +1, फिर आपने आउटर शेल से 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो चार्ज बन गया +2, फिर आपने आउटर शेल से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो चार्ज बन गया +3, फिर आप गए हो इनर शेल पे, जब आप वो जो कि फील्ड शेल है आपका, और उसमें से अब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो चार्ज क्या बन जाएगा? +4। मतलब जब आपने फील्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसके बाद चार्ज क्या मिल रहा है आपको? +4। तो विच आयन ऑफ X इज प्रोड्यूस्ड बाय रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फील्ड शेल। तो फील्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चार्ज क्या बन रहा है, वो ये पूछ रहा था। इज प्रोड्यूस्ड बाय रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फील्ड शेल, तो +4 बन रहा है। तो आंसर इज डी। समझ आई बात? Yes, sir. जी सर। अच्छा भाई, क्वेश्चन 9 का आंसर आप लोग बताओ जरा मुझे। सर डी। डी? हाँ। Sir, can I get time? Yeah, sure, take your time, take your time। Sir, D? डी? यस।
तो जो U to V में जो डिक्रीज, देखो ये एक पीरियड चल रहा है ना, अब आपको समझ आ गई ना कि जो डिप आता है, पहला डिप वो ग्रुप 2 और ग्रुप 13 का आता है, फिर दूसरा डिप ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के बीच में आता है, और ग्रुप 15 जैसे फास्फोरस और आपका सल्फर के बीच में जो डिप है वो क्या है, स्पिन पेयर रिपल्जन की वजह से। तो जो स्मॉल डिक्रीज बिटवीन यू और वी आ रहा है वो भी वही है, स्मॉल डिक्रीज फ्रॉम यू टू वी इज ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और जो अगर मैं आपसे पूछूं आर और एस में जो स्मॉल डिक्रीज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, ऑप्शन सी है द स्मॉल डिक्रीज फ्रॉम आर टू एस इज ड्यू टू, अब इसने डिक्रीज लिख दिया, अगर ये इसको इंक्रीज कर देता तो ये भी सही होता था ना। सही है। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है। यस। अब कुछ कॉन्फिडेंस आया क्वेश्चंस पे? क्वेश्चन 11, सॉरी 19। डी डी। डी डी। हाँ हाँ, बाकी को बताने दो। जी बेटा, अपना अहमद, आयशा, 1 second, sir. I'm just trying to figure out the answer. वरिशा, बताऊं? Sir, it's D. डी। एलिमेंट एक्स फॉर्म्स एक्स नेगेटिव आयन that can be oxidized to element X by acidified potassium magnate. ठीक है। अब if it is forming X negative ion, so it should be from group, which group? -1 कौन सा ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं? 13 ग्रुप Halogen. हैलोजेंस, ग्रुप नंबर 17। तो उनका बिग जम कब आएगा? आफ्टर सेवेंथ आयनाइजेशन एनर्जी ना, 7th और 8th के बीच में, बिकॉज द आउटर शेल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर रिमूविंग 7 इलेक्ट्रॉन देयर वुड बी अ बिग जंप। सही है। तो मतलब 4th आयनाइजेशन एनर्जी तक तो कोई बिग जंप आएगा ही नहीं, राइट? तो अब ठीक है सर। ए में कौन सा बिग जंप है? सर है ही नहीं। फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड वाला इज अ बिग जंप, तो ये ग्रुप 1 का है। बी में, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हो जाते हैं अक्सर। बी में बिग जंप 3rd एंड 4th में है, तो ये ग्रुप 13 का है। सही है।
जी सर और इसका इसका पता है अब इस तरह का क्वेश्चन ना आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो अब जैसे अभी हमने जब स्टार्ट की थी क्लास को किसी ने कहा था कि डाटा बुकलेट से देख लें। अब प्रॉब्लम इस कि आप सी में कहो, देखो बी में तो बड़ा क्लियर कट बिग जंप है ना, लेकिन ए सी में आप कहो कि भाई हमें कैसे पता वाकई में बिग जंप है, क्या पता आगे किसी आयनाइजेशन एनर्जी में बिग जंप आ रहा हो, क्या पता ग्रुप 6 का हो तो ग्रुप 6 में भी तो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी तक बिग जंप थोड़ी ना होगा। हाउ कैन वी बी श्योर? तो इसमें देखो ऊपर इसने बात लिखी हुई है ना, यूज ऑफ डाटा बुकलेट इज रेलेवेंट टू दिस क्वेश्चन। तो इसमें डाटा बुकलेट से अब हमें ये तो समझ आ गया ना कि ग्रुप 17 का है, तो हम ग्रुप डाटा बुकलेट में आयनाइजेशन एनर्जीज होती थी। अब इस तरह का देखो आ तो नहीं सकता क्वेश्चन क्योंकि डाटा बुकलेट नहीं है, तो शायद वो इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ ज्यादा डाल दे आपको, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। हमें पता है ग्रुप 17 क्या, और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है 1260, लेकिन इसमें 1260 तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसी की नहीं दी हुई है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि एबीसीडी है? मतलब ग्रुप 17 में सिर्फ क्लोरीन थोड़ी ना होता है, और भी तो होता है, फ्लोरीन भी होता है। तो फ्लोरीन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है 1680। 1680 भी किसी की भी नहीं है, लेकिन नियरेस्ट भी तो नहीं है ना। चलो 1680 से नियरेस्ट होती, लेकिन सबसे नियरेस्ट यही लग रही है 1010। लेकिन फिर भी ग्रुप 17 में और भी तो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो भी देख लेते हैं अगर दिए हुए हैं। तो ब्रोमीन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है 1140। चलो मतलब ग्रुप 17 में 1000 के करीब आयनाइजेशन एनर्जीज आ रही हैं, तो ये और कंफर्म हो गया कि ये ग्रुप 17 का डी बन रहा है। लेकिन अगर आप ग्रुप 17 में आयोडीन भी होता है ना, आयोडीन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को 1010 एग्जैक्ट दी हुई है। आयोडीन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखो 1840 एग्जैक्ट दी हुई है, मतलब ये आयोडीन है, यही है ग्रुप 17 का। उसके बाद थोड़ी सी चेंजेस हैं, लेकिन स्टिल पहली दो तो मैच कर रही है ना। ये डाटा बुकलेट के साथ करना होता है क्वेश्चन वाला। सही है, आ गई बात समझ? अब बेटा आपका ये जो पूरी फाइल है ना, इसमें 63 क्वेश्चन है, ये पूरा एमसीक्यू होमवर्क करोगे और पेपर 2 में भेज रहा हूँ। पेपर 2 भी आप अब होमवर्क में इसका कर सकते हो, स्टार्ट कर देना, हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे साथ। सही है? Sir, can you send any theory worksheets too? Okay, I will send it of course. Okay, sir, thank you. ठीक है, Okay, sir. you guys may leave now. Okay, Okay, Thank you, sir. sir. Allah Hafiz.